डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा आने वाला एयरफोर्स का पेपर है कैसे उसके लिए अप्रोच करें, किस टॉपिक को वेटेज दें और उसका क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की। फिजिक्स या भौतिक विज्ञान में सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये पेपर थ्योरी भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा क्लास में बच्चों द्वारा कुछ पूछा गया क्वेश्चन है वो यही पूछते हैं, सर क्वेश्चन पेपर थ्योरेटिकल आता है, क्वेश्चन पेपर न्यूमेरिकल आता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर आता है कैसे है, क्या वेटेज है उसका। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी, एयरफोर्स फिजिक्स की। एयरफोर्स की फिजिक्स की हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 25। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं वो कितने हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज वी ऑल नो कि ये जो एयरफोर्स का पेपर होता है ये एक दिन में कंडक्ट नहीं होता है और एक दिन के अंदर भी अलग अलग कई पालियां होती हैं। ऑन जनरल एक दिन में 3 पेपर या 2 पेपर हुआ करते हैं, एक सुबह में फिर एक शाम में, फिर एक सुबह में एक शाम में, ऐसे करके 2 पेपर होते हैं और कम से कम 3 दिन लगता है पेपर होने में। ठीक, तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम मान लेते हैं कि पेपर कितने दिन चला, 3 दिन। ठीक, और एक दिन में 2 पेपर मल्टीप्लाइड बाई 2 तो भी कितने बने, तो एयरफोर्स के 6 पेपर बनेंगे। ठीक है, अब एयरफोर्स का 6 पेपर बनने का मतलब हर पेपर में 25 क्वेश्चन, तो टोटल एयरफोर्स को कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे, दैट इज 150 क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जाएंगे। अब आपको जो टारगेट करना है, आपको तो देने 25 हैं, आपको एज एन स्टूडेंट जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कितने मिलने वाले हैं, 25। लेकिन जो उधर सामने से आपका एग्जामिनर है वो कितने क्वेश्चंस को डिजाइन करने वाला है, 150। ठीक, दूसरा आप सब इस बात के लिए श्योर रहें कि एयरफोर्स कभी भी अपना पेपर आउट नहीं करता है। इवन एग्जाम के बाद भी आपको कोई पेपर नहीं मिलता है। जैसे हम एनडीए का पेपर अगर देखें तो हम एनडीए का पेपर देते हैं, प्रॉपर हमको बुकलेट मिलती है, हम घर जाके उसको स्टडी करते हैं किस तरीके से पेपर हुआ, क्या पैटर्न रहा, उसका हम लोग ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं कि पिछले बार कैसा पेपर रहा, पिछले 5 साल में कैसा पेपर रहा, 10 साल में कैसा पेपर रहा, क्योंकि वहाँ पे पेपर इन हैंड होता है। यहाँ पे हम बात करें एयरफोर्स को, तो एयरफोर्स आपको बिल्कुल भी कोई पेपर नहीं देता है कि आप इस तरीके से कोई ट्रेंड बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास वेटेज आता है कि टॉपिक वाइज डिवीजन हम कैसे करें, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, ये डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली स्टूडेंट्स के फीडबैक पे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप पेपर दे के आए, तो पेपर दे के आएंगे तो एक स्टूडेंट को 1, 2, 3 क्वेश्चन याद रहता है, और वो भी कौन से, जो आपके रीच में रहते हैं और आप नहीं कर पाते हैं, या आप कर लेते हैं आपको कंफ्यूजन रहता है, वही क्वेश्चन हमको याद रह जाते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स आके बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, या कोई क्वेश्चन हमको आधा याद रहता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग गेस करते हैं कि इस टाइम का जो पेपर था वो कैसा था। फिर शाम वाला बच्चा आके बताता है कि सर ऐसे ऐसे पेपर हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये टॉपिक वाइज वेटेज करते हैं। अब देखिए कि 25 क्वेश्चन है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है थियरी और न्यूमेरिकल का। तो अभी तक जो देखा गया है एयरफोर्स के लिए, अगर हम बात करें यही 3 इयर्स बैक की, 3 साल पहले की जो चीज़ें थी वो एकदम डिफरेंस थी। पिछले जो 5 पेपर हुए हैं और 6वां जो होने जा रहा है, इसमें वो ट्रेंड नहीं चलता है, वो चीज़ें नहीं है। एयरफोर्स के पेपर को जब हमारे पास ये 50% एलिजिबिलिटी नहीं था, फॉर्म कोई भी भर सकता था, किसका एडमिट कार्ड आएगा किसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा उसमें कोई श्योरिटी नहीं रहती थी। लेकिन अभी पिछले 5 एग्जाम से ये जो 6वां होने जा रहा है, इस बार भी मतलब आप कह लीजिए कि 3 साल से ये चीज़ है कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। पहले साल में 1 बार पेपर होता था, अब साल में हम 2 बार पेपर देते हैं, हर 6 महीने में हमको पेपर देने का मौका मिल रहा है।
ठीक। तो उस समय जो पेपर हुआ करता था 3 साल पहले, वो प्योर न्यूमेरिकल पेपर हुआ करता था, न्यूमेरिकली बेस्ड होता था। 1 2 3 मैक्सिमम 25 में से 3 क्वेश्चन अगर थियरी पूछ लिए गए तो बहुत है, बाकी 20 क्वेश्चंस कैसे होगा, 20 to 22 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब ये थोड़ा सा उल्टा होता दिख रहा है। रीजन, तो अब जो आप मान के चले कि आपका जो पेपर होने वाला है वो थियरी ज़्यादा होगा। थियरी ज़्यादा होने का मतलब आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ एनर्जी, नहीं। जैसे कि हम लोग बोर्ड में देखते हैं कि डिफाइन समथिंग लाइक दिस, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसमें क्या पूछा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज, मतलब आपको कीन ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे, बहुत ही पॉइंट वाइज ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ों को। कैसे पॉइंट वाइज कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं वर्क, तो वर्क कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये मिलता कैसे है, तो हम लोग लिखते हैं W = Fs, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये स्केलर है। रीजन क्या होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम अदिश गुणन भी कहते हैं हिंदी में। क्यों, 2 वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट है ये। तो इस तरीके से सभी, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही सभी टॉपिक को बहुत ही माइनर, अब इसको आप कहिए न्यूमेरिकल है, कहिए थियरी है, इसी से रिलेटेड पूछेगा चीजें। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थियरी ज्यादा आता है। रीजन, उसका क्या रीजन है कि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें पहले निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो हम 100 आउट ऑफ 100 सबके सब क्वेश्चन करके आते थे। अब सबके सब क्वेश्चन करके नहीं आना है, अब क्या करना है आपको, जब आप थियरी देखते हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या होगा, अब इसके नीचे ऑप्शंस दिया गया है A, B, C, D, तो जब ऑप्शंस पढ़ते हैं, अभी भी आप थियरी पढ़ के देखिएगा, अगर 10 क्वेश्चन आप करेंगे तो कम से कम 4 क्वेश्चन में तो ऐसा हो जाएगा कि पढ़ते ही तो लगेगा कि B वाला सही है, फिर D तक पहुंचते पहुंचते लग रहा है कि अच्छा ये C वाला भी हो सकता है क्या। जैसे जैसे हम सोचते हैं तो ये जो ऑप्शंस होते हैं ये क्लोज होते जाते हैं, और इस ऑप्शन के क्लोज होने की वजह से वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसी वजह से थियरी। और आप देखेंगे कि जो आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन, आप सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसका पूरा का पूरा जो मैटर है, सारा जो ऑडियंस होता है, आप देखेंगे जनरली, जैसे कि हम लोग देखा करते थे, आप लोग भी पूछते होंगे अपने सीनियर से, आपने खुद पेपर दिया होगा, तो कुछ लोग तो तैयारी करके, 2 तरीके के लोग फॉर्म भरते हैं, एक तो तैयारी करके फॉर्म भरते हैं, दूसरा भाई के साथ भर देते हैं, भाई भर रहा है तो हम भी भर देते हैं। हाँ, स्कूल में कोचिंग में ढेर सारे भाई होते हैं हमारे ना, भाई फॉर्म भर रहा है तो हम भी भर देते हैं। तो भाई के फॉर्म भरने से तो सिलेक्शन नहीं होता, उनको छोड़ दीजिए, केवल हम उनकी बात करते हैं जो तैयारी करते हैं, जो सीरियस है एग्जामिनेशन को लेकर के, जिनको वर्दी चाहिए। तो उनका आप देखेंगे कि कोई 1 नंबर 2 नंबर से 0.5 0.25 नंबर, ये कोई नंबर है, इतने नंबर से छट जाते हैं। तो इतना तो किसी क्वेश्चन का नंबर भी नहीं होता, पॉइंट में कैसे लोग छट जाते हैं। रीजन इज निगेटिव, जो हम लोग निगेटिव मार्किंग, निगेटिव कर देते हैं क्वेश्चंस को। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें, 25 क्वेश्चन अगर आपके पूछे गए हैं तो अगर 15 क्वेश्चन आप सही सही कर लेते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स का पोर्शन डन है, और इसको आपको केवल 20 मिनट देने हैं। एयरफोर्स ने एक और अच्छी चीज़ कर दी है एग्जामिनेशन में। पहले क्या होता था, जैसे बीइंग एन स्टूडेंट अगर हम सोचें तो हम जब मैथ का पेपर देने जाते थे बोर्ड में, तो क्या करते थे, सारा चीज़ मैथ, कोई दूसरी फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं खोलते थे, केवल मैथमेटिक्स का ध्यान रखते थे। फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स की सारी चीज़ें याद रखेंगे, बाकी को नहीं छूते थे। ऐसा ही अब इसमें भी हो गया। अभी पहले एयरफोर्स का पेपर जब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था तो क्या होता था कि हम लोग पेपर देते थे और उसमें 1 घंटे का पेपर होता था। अब हमको मैथमेटिक्स मान लेते हैं कि हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं, पता चला आधा से ज़्यादा टाइम निकल गया, अब फिर इंग्लिश फिजिक्स और बाकी चीज़ें छूट गई। तो ऐसा ना हो, इस वजह से अब एयरफोर्स ने अपने आप से 20-20 मिनट का टाइम डिसाइड कर दिया है। जैसे ही आप मान लेते हैं फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं, वो केवल आपको 20 मिनट के लिए विजिबल रहेगा, ऊपर काउंटडाउन चलता रहेगा, जैसे 20 मिनट जीरो होंगे फिजिक्स का पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये 25 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने हैं, मीन्स आपको एटलीस्ट सब क्वेश्चन देख लेने हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन आसान है तो दूसरा भी आसान होगा, या पहला टफ है तो दूसरा टफ होगा, ठीक। क्योंकि जब भी आप बात करते हैं फिजिक्स के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो टफ और आसान केवल इतना ही है जो हमको आता है
वो आसान है, जो नहीं आता है वो टफ है। ठीक, तो यहां पर हम क्या करें कि हम अपने सभी क्वेश्चन को एटलीस्ट स्क्रॉल डाउन करें, देखें। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे जिसको आप देख के टिक कर सकते हैं। आपने देखा, आप श्योर हो गए कि ऑप्शन बी सही है, तुरंत ऑप्शन बी को टिक कर दीजिए। फिर उसमें मार्क रिव्यू का ऑप्शन होता है। मार्क रिव्यू ऑप्शन में आपको करना यह है कि जब कोई क्वेश्चन आपको, जैसे हमको अभी कंफ्यूजन लगा कि ऑप्शन बी भी सही होता है, सी भी सही हो सकता है, इसे रख दीजिए मार्क फॉर रिव्यू में, कि अगर हमारे पास टाइम बचता है और हम 15 को टारगेट को नहीं टच कर पाते तभी इनके पास आएंगे। अब अगर मान लेते हैं आप स्क्रॉल डाउन करते करते आपने 15 क्वेश्चन टच कर लिए, फिर 20 मिनट खत्म भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो 15 क्वेश्चन तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन का सीक्वेंसिंग है वो 10-11 तक पहुंच रहा है, तो थोड़ा ध्यान देने की बात है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। फिर तब क्या करिए, आप जल्दी से स्क्रॉल करने के बाद आपको लगता है जो आपने स्क्रॉल किए हैं, तो यहाँ पे स्टार बनाने का मतलब वहाँ पे आपको ब्लू टिक का ऑप्शन मिलता है। ग्रीन होगा जिसका आप आंसर सबमिट कर चुके होंगे, रेड होगा जो आप नहीं करे होंगे, और ब्लू होगा जो आपने मार्क फॉर रिव्यू रख दिया है। तो जो आप ग्रीन कर देंगे, जिसपे ग्रीन टिक कर देंगे, वही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बाकी आपके क्वेश्चन अनअटेम्प्ट माने जाएंगे कि आपने उनको नहीं छुआ है। तो जैसे मान लेते हैं आप ब्लू है, स्टार लगा दिया, बाद में आप उस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए, 15 क्वेश्चन तो आपने कर लिए लेकिन टाइम ओवर हो गया, तब तक कोई दिक्कत नहीं, वो क्वेश्चन माने जाएंगे कि आपने उसका फाइनल आंसर नहीं दिया है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस पे आप श्योर नहीं है उसका आंसर मत टिक करें, उसको आप क्या कर दीजिए मार्क फॉर रिव्यू, कि टाइम बचेगा तो आकर के हम देखेंगे। तो हमारा पहला टारगेट है कि हमको 15 क्वेश्चन करने हैं। टाइम की आप स्पीड देखेंगे, टाइम आप अपना अभी से प्रैक्टिस करते चलें कि आपको 25 क्वेश्चन 20 मिनट में, 25 क्वेश्चन 20 मिनट में। और इसमें सबसे कमी क्या है कि हम ढेर सारे बच्चों को हमने देखा है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो तो हम फास्ट कर लेते हैं, दूसरा जो फास्ट करने का तरीका है वो आपको क्वेश्चन पढ़ने को फास्ट करना है। क्वेश्चन हम लोग ने देखा है कि बड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं लोग, और ऊपर से हम पढ़ने में बुक में एक्सपर्ट होते हैं, और जब छोटा सा स्क्रीन पे दिख जाता है तो और टाइम लग जाता है वहाँ पे। वो नहीं करना है हमको, आपको अपनी क्वेश्चन की रीडिंग स्पीड बढ़ानी है, कॉम्प्रिहेंशन करना है उसका, कि कितना जल्दी आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं उतना जल्दी उसका आंसर दे पाएंगे। तो पहला पॉइंट कि 25 में से कम जो हमारा टारगेट है वो 15 होना चाहिए। 15 हो गया तो सेफ है, बिल्कुल जरूरी नहीं कि हम रिस्क लें 16-17 करें, निगेटिव मार्क लाएं। निगेटिव मार्किंग से बचना है, अदरवाइज की पता चला कि हम 0.2 0.5 ऐसे मार्क से छट जाते हैं तो तकलीफ होती है, फिर आपको भी लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं करते तो हम बच जाते हैं। ठीक, दूसरा एयरफोर्स के साथ तकलीफ ये है कि अगर आपने रिजल्ट्स देखे होंगे, जो लोग रिपीटर हैं, जो पहले पेपर दे चुके हैं, और जो लोग नए हैं उनके लिए बता दें कि सबसे ज़्यादा लोग फिजिक्स में छट के आते हैं। कारण उसका यही है कि ऑप्शन बहुत कन्फ्यूजियस होते हैं, कि हमको कई बार लगता है अच्छा ए सही है, फिर लगता है बी सही है, हम उसमें से कोई एक चूज कर लेते हैं, और जो हमारे लिए क्या करता है, निगेटिव मार्क्स लेके आता है। तो हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जितने पे कंफर्म हो उसी को टिक करें। प्रैक्टिस अभी से करें कि 20 मिनट में, अब जैसे 1 मिनट हम अगर क्वेश्चन पढ़ने में लेते तो हम 25 मिनट में तो फिर 25 क्वेश्चन केवल पढ़ पाएंगे, सॉल्व करने का तो बात ही नहीं आता है वहाँ पे। ठीक, तो हमको क्या करना है, आप देखें बीइंग एन एग्जामिनर आपको 150 क्वेश्चन डिजाइन करने हैं, 6 पेपर होने हैं। जनरली 3 दिन पेपर होता है, एक दिन में 2 पेपर, मतलब होने वाले पेपरों की संख्या है 6। तो अब हम देखें कि उसमें कैसा होता है। तो जो पहला पेपर होगा अभी तक जो देखा गया है जनरली, उसमें थ्योरी ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे न्यूमेरिकल। इस बात के लिए श्योर रहें कि एयरफोर्स कोई भी अपना क्वेश्चन आप सोचो कि कल वाले पेपर में आया है तो आज भी आएगा, नहीं आता है। ठीक, इवन आप ये चीज कर सकते हैं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि सुबह वाले पेपर में जो क्वेश्चन, जिसमें से जिस टॉपिक में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए, दूसरे वाले में से उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सुबह जो पेपर हुआ उसमें मैकेनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, फिर आप उसको छोड़ के इलेक्ट्रिसिटी और लाइट को ज्यादा रिवाइज करें। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि टॉपिक वाइज क्या वेटेज है। ये तो बात हो गई किस तरीके से तैयारी करें, पेपर कैसे अप्रोच करेंगे, रीडिंग को कैसे बढ़ाएंगे, ये अभी से आप प्रैक्टिस करें। चलो अब हम लोग देखें कि जो हमारा टॉपिक है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स। अब देखें मैकेनिक्स हिंदी में कहें यांत्रिकी, मैकेनिक्स यांत्रिकी। तो अब देखें कि ये कहाँ से आता है, ये स्टार्ट हुआ 11th का सिलेबस। तो हम लोग 10th में बोर्ड का एग्जाम देके पास आउट होते हैं,
उसके बाद हमको लगता है कि ठीक है बड़ा पहाड़ तोड़ा हमने तो थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए हमको, तो कुछ दिन तक हम लोग पहले आराम करते हैं, और जब तक हम आराम कर रहे होते हैं तब तक कुछ ये सिलेबस निकल चुका होता है। और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खासकर एयरफोर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन, इकाई मापन तथा विमा, ठीक, पहला चैप्टर। फिर मोशन की बात करें, गति, फिर उसके बाद वेक्टर, बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप की बात करते हैं, प्रक्षेप या जो सदिश मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं इसे हम लोग, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, रोटेशनल मोशन, लीवर, लॉज ऑफ मोशन, ये भी गति के समीकरण, गति के नियम, गति के नियम। अब यहां पर हम देखें कि जो हमारे पास ये जो चैप्टर हैं ये तब निकल जाते हैं जब हमको लगता है अभी हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11th में बोर्ड तो देना नहीं रहता है। वर्क पावर एनर्जी, कार्य, ऊर्जा तथा क्षमता, और फिर बात करते हैं ग्रेविटेशन की, गुरुत्वाकर्षण की। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ठीक। तो अब हम यहां पर देखें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है इसमें से जो जनरल, अब देखें कि जो हमने बोला कि अगर इसमें से क्वेश्चन पूछे गए, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक में हुआ तो इसमें 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक, मतलब एक बड़ा हिस्सा इससे पूछा जाता है, ठीक। और मान लेते हैं ये इंपॉर्टेंट में नहीं है हमारे, चूंकि 6 सेट बनने वाले हैं, तो एटलीस्ट 2 से कम अभी तक किसी पेपर सेट में नहीं देखा गया है जनरली से, तो हम क्या मान सकते हैं कि अगर ये इंपॉर्टेंट है तो ये 6 से 10 में आएगा, अदरवाइज मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे ही जाने हैं। ऐसे ही हम लोग आगे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में देखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा अगर फ्लूइड की बात करें तो एयरफोर्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नाम है, तो हिंदी में भी इसे यही बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज सिद्धांत में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो वो डूब जाएगा, ऊपर रहेगा, कब तैरेगा, परफेक्ट फ्लोटिंग कंडीशन क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एयरफोर्स में पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन था कि अगर एक नाव नदी से समुद्र में जाती है तो ऊपर उठ जाती है या उठेगी कि नहीं उठेगी, इसी तरीके से क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। तो वहाँ पर क्या डिफरेंस आता है, नदी की पानी की डेंसिटी कम, और जब हम सी में जाएंगे, समुद्र के पानी में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उस पानी में नमक घुला रहता है, तो नमक घुलने के कारण, उस पानी में नमक घुला हुआ है, इसके कारण जो आपकी बोट है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी, उस पानी की डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू नदी के पानी का, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर की तीनों स्टेट में, इसे हम लोग हीट भी कहते हैं, हीट, उष्मा, हीट, उष्मा यूनिट की बात करें, ठीक। अब देखें कि जो हीट है, हीट में एयरफोर्स का फेवरेट क्वेश्चन है फॉल्टी थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर है जिसमें एरर आ गया है, जिन लोगों को फॉल्टी थर्मोमीटर नहीं क्लियर होगा, त्रिशूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ जुड़िएगा, वहाँ पे हमने बताया हुआ है कि फॉल्टी थर्मोमीटर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में है वो, उसे ज़रूर देखिएगा एयरफोर्स के लिए, ठीक। ट्रांसफर ऑफ हीट, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, यहाँ पर हम देखें जो थर्मोमेट्री कैलोरीमिति, इसे हिंदी में भी कैलोरीमिति ही बोलते हैं, कैलोरीमिति ही बोलते हैं, और इसे बोलते हैं तापमिति, और ये है उष्मा का संचरण, उष्मा का संचरण और उष्मीय प्रसार, और उष्मीय प्रसार, यहाँ पे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव और प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी को प्रत्यास्थता बोलते हैं, ये है पृष्ठ तनाव, ठीक। अब यहाँ पर देखें कि जो हीट है ऑन एन एवरेज 3 to 4,
ठीक, जनरली से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 25 में से 3-4 अगर ये भी हमारा टॉपिक मजबूत हो तो हमको करना केवल 15 क्वेश्चन है। और इसमें जो सिलेबस है बहुत छोटा है और बहुत माइन्यूट से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस, फॉल्टी थर्मोमीटर, किसको कितना हीट दे दिया जाए तो अपना स्टेट चेंज करे, जैसे लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट का ग्राफ पूछ लेता है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 3 से 4 क्वेश्चन, इसको भी हम वेटेज दे सकते हैं कि 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसे भी हम हीट के अंदर इंक्लूड करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में याद रखिएगा उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी, इसमें 2 चीज़ बहुत ध्यान से रखिएगा। पहला, जो प्रोसेसेस हैं, 4 प्रोसेसेस हैं, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, इन प्रोसेसेस को ध्यान में रखेंगे। दूसरा, इफिशियंसी ऑफ द इंजन, कितना इनपुट हुआ, आउटपुट कितना जाएगा, तो इफिशियंसी का बहुत ध्यान रखना है हमको यहाँ पे। साउंड एज मैकेनिकल वेव एंड इट्स स्पीड, साउंड और स्पीड से भी आप कह सकते हैं जनरली 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, हाँ, ध्वनि एवं तरंगों से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। फिर इलेक्ट्रिसिटी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स जैसा, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युतिकी, ठीक। तो ये भी कैसा है, ये भी सिमिलर मैकेनिक्स जैसा चैप्टर है कि अगर ये इंपॉर्टेंट में है तो 6 to 8, नहीं भी इंपॉर्टेंट है तो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। मतलब इनको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं आप, इनके बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर पेपर एयरफोर्स का देने जा रहे हैं तो मिनिमम 2 से 3, अगर इंपॉर्टेंट में है तो पूरा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। अगर मान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट आपके सेट में नहीं है, फिर भी इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो क्वेश्चन कैसे होंगे, आपके हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक। घर में हम पैरेलली क्यों कनेक्ट करते हैं, सभी डिवाइसेस हमने पैरेलल क्यों कनेक्ट किए, उसका सबसे एक जो आप लोग आंसर देते हैं कि इसको इंडिविजुअली ऑन ऑफ करने के लिए, इसका सबसे जो मेन रीजन है कि सब जितने भी डिवाइस हैं घर के अंदर आप सब देखेंगे ना, तो सबको कितना चाहिए, 220 वोल्ट, और सीरीज में ऐड करके आप कभी भी सबको 220 नहीं दे सकते हैं। इस वजह से हम सबको कैसे ऐड करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो सबको 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। ये हमारा मेन रीजन है जिसकी वजह से सभी डिवाइसेस को हम पैरेलल में ऐड करते हैं, ठीक। कैपेसिटेंस, वैन डी ग्राफ, जनरेटर, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल सर्किट, ओम लॉ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओम्स लॉ अगर सर्किट भी दे दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है तो भी वहाँ पे काम आ जाता है, ठीक। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायरिंग सिस्टम कैसा होता है, कलर कोडिंग क्या होती है, ठीक। रजिस्टर्स कैसे बनाते हैं, रजिस्टर्स में कोडिंग रजिस्टर, जो कार्बन रेजिस्टेंस है उसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट, जैसे हम लोग पंखा चलाते हैं, मोटर, जनरेटर, मैग्नेटिक इफेक्ट में आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जनरेटर, कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, अल्टरनेट कैसे होता है, डायरेक्ट कैसे होता है, कैपेसिटर हम एसी में यूज़ करते हैं या डीसी में यूज़ करते हैं। और इसी के साथ आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में जो इनके साथ जोड़ा जाता है वो है इसका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। सेमीकंडक्टर मतलब है ये अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब ये कभी तो कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है और कभी ये इंसुलेटर जैसा बिहेवियर शो करता है। मींस वही मटेरियल, जैसे इसको पकड़ रखे हैं, इसको हम सॉकेट में लगा दें, अगर ये सेमीकंडक्टर होगा तो कभी ऐसा हो सकता है कि हमको शॉक लगेगा, कभी ऐसा होगा नहीं लगेगा। मींस कुछ टाइम पे करंट ये कंडक्ट करता है एंड अंडर सर्टेन कंडीशन ये करंट को कंडक्ट नहीं करता है। तो हमको इसका भी ध्यान रखना है कि जो अर्धचालक हैं, रेडियो एक्टिविटी, इसमें अल्फा बीटा गामा डीकेज की प्रॉपर्टी पूछी जाती है। रेडियो एक्टिविटी में अगर देख रहे हैं अल्फा बीटा गामा का ध्यान रखेंगे, अल्फा बीटा और गामा का ध्यान रखेंगे। अल्फा बीटा गामा डीकेज निकलती है जिसमें सबसे ज़्यादा मास है अल्फा का और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग वैल्यू है गामा का। मींस किसी के विवेदन क्षमता, किसी को क्रॉस करने की जो पावर है वो गामा के पास सबसे ज़्यादा होगी। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक। अब देखें कि हमारे पास जो रे और वेव की हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है रे ऑप्टिक्स।
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेटरल शिफ्ट मीन्स परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे। दूसरा, जब हम बात करते हैं लेंसेज की, तो लेंसेज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ह्यूमन आई। ठीक, ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट आ जाते हैं, डिफेक्ट सही कैसे होता है, या कई बार आपको एक नंबर दिया रहेगा और पूछेगा कि उनको कौन सी समस्या है, तो चश्मे का नंबर देख करके आपको बताना पड़ेगा कि डिफेक्ट कौन सा है, या ये बताना पड़ेगा कि उसको चश्मा कौन सा लगा हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे देखना है, ऑप्टिक्स में। ठीक, जिसे हम लोग लाइट या प्रकाश भी कहते हैं, इसे आप लोग लाइट या प्रकाश भी बोलते हैं, इसे हम लोग ऐसा बोलते हैं लाइट या प्रकाश। इस यूनिट को हम लोग लाइट या प्रकाश बोलते हैं। इसमें न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी भी आता है, क्यों न्यूटन ने कणिका क्यों बोला था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, फिर हाइगेंस, और इसमें अलग अलग ढेर सारे साइंटिस्ट आते गए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक, ये बात हम लोग कर रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कि फिजिक्स में किस तरीके से हम वेटेज दें, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी करें, चूँकि एग्ज़ाम में टाइम कम बचा है। फॉर श्योर सिलेक्शन हम किस तरीके से फिजिक्स की तैयारी करें, आप याद रखिएगा। फिर से आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, अभी से ट्राई करें। 10 क्वेश्चन आता है 25 में से 10 करें, 5 आता है 5 करिए। जैसे जैसे आप ऐसे करते रहेंगे अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।